हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज़ पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत पुनः स्वागत करती हूँ। आज का कार्यक्रम एक बार फिर है बहुत ही खास, जो है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो आप तक पहुँचा रहे हैं हम निर्देशानुसार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से। और आपको ये प्रोग्राम प्रायोजित कर रहा है, यानी हमें ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मिला है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। आज एक बार फिर से हम बहुत अच्छी जानकारियां अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। हमने पहले भी धान की फसल पर बहुत सारी बातें की हैं और आज एक बार फिर धान की फसल यानी कि चावल सबको बहुत पसंद होते हैं, बच्चों की तो बहुत ही पसंदीदा होते हैं। उस पर हम किस तरह से उसे उगाया जाता है, उसकी फसल का कैसे ध्यान रखा जाता है, इस पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेंगे अपने विशेषज्ञ से। एक बार पुनः हम स्वागत करना चाहेंगे अपने रेडियो स्टूडियो में नीरव पटेल जी का, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट उत्तर प्रदेश यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नीरव पटेल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः। जी नमस्कार। नीरव जी, आज एक बार फिर हम आपसे धान की फसल पर बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम छोटे बच्चों की बात करेंगे। यानी कि जब धान की नर्सरी हमें डालनी होती है तो हमारे किसान भाइयों को किन किन सावधानियों पर ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, यही आज का मुख्य विषय है। इस पर हम आपसे बेहतरीन जानकारियां चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। और सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि धान की नर्सरी जो है वो किस समय पर किस तरह से शुरुआत उसकी करनी चाहिए। जी नमस्कार। जरूर से हम आज इस बारे में जानेंगे कि धान की जो नर्सरी है उसका मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो आपका जो पहला सवाल है कि धान की नर्सरी किस समय पे और कैसे डालनी चाहिए, तो उसके लिए हम अगर बात करें तो जैसे कि खरीफ सीजन के अंदर यानी हमारी बारिश के मौसम के अंदर जो हम धान की फसल लगाते हैं, तो एरिया वाइज यहाँ पे जैसे जैसे बारिश का आगमन होता है तो उससे 20-25 दिन पहले यहाँ पे नर्सरी का प्रिपरेशन किया जाता है और नर्सरी के अंदर बीज बोए जाते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मेनली 15 मई के बाद यानी 15 से 20 मई के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर यहाँ पे नर्सरी का प्रिपरेशन हो जाता है और इसके अंदर बीज बो दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन से समय पे नर्सरी डालनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और इसके साथ ही साथ हम किसान भाइयों को चाहूंगी एक बार पुनः से आप दोहराकर बता दें कि धान की फसल कैसी होती है और किस तरह से इसकी शुरुआत की जाती है। चलिए, तो धान की जो हमारी फसल रहेगी वो एक हम कैश क्रॉप के तौर पे देखते हैं, जो मुख्यतः साल के अंदर 2 बार ली जाती है। एक तो समर पैडी के तौर के ऊपर और एक खरीफ के अंदर मेन जो हमारी पैडी की फसल होती है उसके रूप के अंदर। तो अलग अलग राज्यों के अंदर हमारे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग तरीके से 2 सीजन में पैडी का कल्टीवेशन किया जाता है। तो समर पैडी का जो कल्टीवेशन है तो हम यहाँ पे जो अप्रैल महीने से लेके जून महीने तक का जो समय रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, तो इसके अंदर की जाती है और वो हार्वेस्ट होके फिर खरीफ सीजन वाली जो पैडी है हमारी, तो वो मिड जून से लेके उसका मिड सितंबर और सितंबर एंड, तो ये टाइम पीरियड रहेगा खरीफ पैडी के लिए। तो ये 2 पार्ट के अंदर धान की फसल हमारे देश के अंदर ली जाती है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी समर पैडी और खरीफ पैडी दोनों फसलें एरिया अनुसार की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो धान की जो फसल है तो मुख्यतः अगर हम खरीफ पैडी की बात करें तो खरीफ पैडी के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी और लॉन्ग ड्यूरेशन और मिड ड्यूरेशन वैरायटी। जो शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो वो 90 दिन के अंदर पकने वाली जो वैरायटीज होती है तो उसका चयन किया जाता है, जहाँ पे हमें अगर कम दिनों के अंदर फसल हार्वेस्ट करनी हो। वही अगर उसका उपयोग दूसरी चीजों के अंदर, जैसे कि धान में से हम अगर बात करें तो हम चावल के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। चावल के अलावा पफ्ड राइस जो होता है, हम मुरमुरे बोलते हैं उसको, तो मुरमुरों के अंदर भी जाता है। काफी अलग अलग आइटमें हैं, खाद्य पदार्थ है जो धान की फसल से बनाए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग और मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैरायटी ड्यूरेशन का ख्याल रखा जाता है और यहाँ पे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म वैरायटीज सिलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम खेती की बात करें तो किसान मुख्यतः यहाँ पे 3 महीने के अंदर पकने वाली जो धान की वैरायटी है
तो इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। जी जी। तो नीरव जी, ये तो बात हुई धान की जो फसल है, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि वो बारिश के मौसम में और 3 महीने तक ये फसल चलती है, ये की जाती है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि किसान हमारा भाई जो है वो एक बार जब इस फसल से मुनाफा पा लेता है तो पूरे वर्ष फिर वो उस खेत का क्या करता है? क्या वो दोबारा उसका इस्तेमाल किसी और फसल में या किसी और तरीके से कर सकता है, मुनाफा कमा सकता है? जी जरूर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकमात्र धान की फसल ली जाएगी। जैसे हमने बोला कि समर के अंदर हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी में पहली एक सीजन आई हमारी समर पैडी की। समर पैडी के बाद भी अगर किसान चाहे, वहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन रही, तो उसके अंदर वो खरीफ पैडी यानी बारिश के मौसम में होने वाली धान की फसल लगा सकता है। तो ये 2 फसल तो हो गई धान की फसल। जैसे ही बारिश के मौसम वाली जो धान की फसल है खरीफ पैडी, वो हार्वेस्ट होगी हमारी, यानी उसका हमने उत्पादन ले लिया, जो सितंबर से लेके अक्टूबर तक हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। वो हार्वेस्टिंग होने के बाद जैसे हमारी रबी सीजन के अंदर गेहूं की फसल आती है। रबी सीजन के अंदर गेहूं एक मुख्य फसल है, तो किसान अपने खेत को प्रिपरेशन करके फिर गेहूं की फसल लगाएगा, या फिर अलग जैसे दूसरे एरिया हो गए तो यहाँ पे सरसों की खेती भी की जाती है, सरसों की फसल भी लगाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एकमात्र धान की फसल, किसान अपने खेत के अंदर पूरे साल के अंदर 3 से 4 फसल ले सकता है, और ऐसा उन्हें करना भी चाहिए। यस, तभी जाके हमें जो मुनाफा है पूरे साल के अंदर अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं, और जो हमारी लागत है, लागत की कॉस्ट हम निकाल पाते हैं। बिल्कुल, और ऐसा करना भी चाहिए हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि इस तरह से उनका खेत भी खाली नहीं रहेगा और पूरे वर्ष वो लगातार फायदे में ही रहेंगे, उनका परिवार भी अच्छे से जीवन यापन करेगा। तो आज हम धान की नर्सरी डालने हेतु सावधानियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सावधानियों से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ नीरव जी कि धान की फसल में कौन कौन सी बीमारियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं? देखिए, धान की फसल के अंदर हम अगर बीमारियों की बात करें तो बीमारियों के अंदर मेनली फंगस से आने वाली बीमारियां ज्यादा लगती है। जैसे कि एक तो ब्लास्ट मेजर डिसीज है धान के अंदर, ठीक है। तो ब्लास्ट के अंदर क्या होता है कि अपनी धान की जो फसल की पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपर हमें छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिलते हैं। स्पॉट के अंदर वो फिर अगर हमने मैनेजमेंट उसका नहीं किया तो वो स्पॉट बड़े होकर पूरे लीफ के ऊपर फैल जाते हैं, और वहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में बाधा आती है और पौधा अपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा ब्लास्ट, दूसरा होगा ब्राउन स्पॉट, जो भी एक फंगल डिसीज है। तो फंगल डिसीज के लिए इसके अंदर जो कॉजिंग फैक्टर होगा इसका, तो हेलमिंथोस्पोरियम होगा, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ब्राउन स्पॉट डिसीज का होता है। फिर इसके अलावा फिर वायरल डिसीज भी आते हैं, जिसके अंदर राइस टुंगरो वायरस डिसीज है, तो ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और एक जो एबनॉर्मलिटी पैडी के अंदर देखी जाती है, तो वो एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की वजह से भी होती है, जैसे कि खैरा डिसीज है। तो खैरा डिसीज जो है, तो वो यहाँ पे अगर हम अच्छी तरीके से जिंक का न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमको खैरा डिसीज भी देखने को मिलता है। तो ये हो गई जो कुछ भी बीमारियां धान के खेत में लगने वाली है उसकी बात। तो फिर ये बीमारियां अगर हमारी फसल में लग जाती हैं तो इनसे कैसे निपटा जाए, ये भी बता दीजिए। देखिए, अगर जैसे कि मैंने बात की कि मेनली फंगल डिसीज धान के अंदर ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे आज किसान भी इतने एजुकेटेड तो है कि भाई जो कुछ भी इंटरवल है फसल के अंदर, जैसे जैसे क्रॉप स्टेज एडवांस करते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने खेत के अंदर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ब्लास्ट, जो लीफ ब्लास्ट है, तो लीफ ब्लास्ट की बात करें तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की फंजीसाइड हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल रहती है। जैसे कि यहाँ पे कार्बेंडाजिम मैंकोजेब हो गया, एजोक्सिस्ट्रोबिन मैंकोजेब है, टेबुकोनाजोल सल्फर है, या फिर साइजोफ्लूमाइड है। तो ऐसी काफी अलग अलग प्रकार की फंजीसाइड मार्केट के अंदर अलग अलग ट्रेड नेम के अंदर उपलब्ध है, जिसका उपयोग हम किसान को अपनी फसल के अंदर रिकमेंडेशन स्टेज वाइज, इसमें भी जिस तरीके की बीमारी होगी उसी के अनुसार हम फंजीसाइड का रिकमेंडेशन फार्मर के खेत के अंदर करते हैं।
जी, जी, जी। तो ये निपटारा हुआ, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी ये भी है ना कि सही समय पर पहचान कर लें हमारे किसान भाई, और सही समय पर पहचान करने के बाद उसका सही तरीके से, सही मात्रा में चीज़ों का इस्तेमाल करके उसे पोषण भी दें और साथ ही साथ उस बीमारी को ख़त्म भी करें। और फंगस की बीमारी तो इसलिए भी मुख्य रहती होगी धान की फसल में क्योंकि मॉइस्चर वाली, नमी वाली फसल है ये, है ना? जी जरूर। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा हुँ, कि देखिए, जैसे हमारी हह्यूमन बॉडी है, मनुष्य का शरीर है, हम जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे तो बीमारी इतनी कम आने के चांसेस हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। अगर हम वहीं पे जैसे कि अच्छी खुराक नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बीमारी आने की चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो फसल के केस के अंदर भी यही होता है। अगर हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, जैसे कि नर्सरी हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो नर्सरी के अंदर जो हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जितनी अच्छी तरीके से करेंगे, जैसे मैंने बोला कि हमने आगे भी चर्चा की कि भाई आपका फास्फोरस हो गया, फिर नाइट्रोजन है, पोटास है, जिंक है, तो ये सारी चीजों का अगर हम नर्सरी के अंदर ही उपयोग करेंगे, एप्लीकेशन कर देंगे, तो हमारा पौधा भी स्वस्थ रहेगा और उसके अंदर जो डिसीज है यानी रोग है, फंगल डिसीज, वो आने के चांसेस भी यहाँ पे कम रहेंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन कई किसान भाई ज़्यादा और सही जानकारी न होने पर, या फिर ये कह लीजिए विशेषज्ञ से बात नहीं करते हैं, अपने ही दिमाग से सोचकर या इधर-उधर से सुनकर अगर किसी उर्वरक का या केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल फसल पर करते हैं, तो क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? जी जरूर। जैसे यहाँ पे नॉलेज के अभाव की वजह से काफी बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई अपने खेत के अंदर उर्वरकों का यानी फर्टिलाइजर का एक्सेस डोज उपयोग कर लेते हैं। जैसे हमारा डाई अमोनियम फॉस्फेट है, डीएपी है, जो एक इमोबाइल तत्व है फॉस्फोरस मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारे किसान भाइयों की जो कम्युनिटी है, तो इसके अंदर एक चलन हो गया है कि जितना ज्यादा हम डीएपी का उपयोग करेंगे, इतनी ज्यादा स्वस्थ हमारी फसल रहेगी और इतनी अच्छी हमें पैदावार मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आप जो डीएपी डाल रहे हो, तो डीएपी एप्लीकेशन के बाद जो पौधा उसको अवेलेबल स्वरूप के अंदर उठा पाता है, यानी पौधे की जड़ें जो फॉस्फोरस को उठाएगी, वो मात्र और मात्र 39.5% फॉस्फोरस ही उठा पाती है, जितनी मात्रा आपने डाली हो। बाकी का जो 60% बचा हुआ फॉस्फोरस है, वो आपकी मिट्टी के अंदर वैसे के वैसे पड़ा रहेगा और जो हमारी जमीन की जो टेक्सचर है, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, तो उसको डिग्रेड करने की वो वहाँ पे काम करता है। और उसी तरीके से फॉस्फोरस के बाद हम नाइट्रोजन की बात करें, तो अगर हम एक्सेस मात्रा में इवन नाइट्रोजन भी देते हैं, तो यहाँ पे वो हमारे पौधे की जड़ों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा आपको। चलो, हमारी स्किन हो गई, अगर हम हाथ का एग्जांपल ले, हाथ को आप 1 घंटे तक पानी के बकेट के अंदर डुबो के रखोगे, तो क्या होगा, हाथ की जो स्किन है वो आपकी सिकुड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सिकुड़ी? क्योंकि भाई वहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है अपने खून में से, यानी हाथ स्किन के अंदर से पानी के अंदर चला गया। तो जितना ज्यादा आप मतलब नाइट्रोजन भी मिट्टी के अंदर देते हो खेत के अंदर, तो वो क्या करेगा कि भाई यहाँ पे जड़ें जितनी मात्रा में उठा पाएगी उतनी मात्रा में उठाएगी। लेकिन धान के केस में बात करें तो यहाँ पे हम पानी भी खेत के अंदर भर के रखते हैं और नाइट्रोजन वहाँ पे ज्यादा मात्रा में हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ वो पौधे की जो जड़ें हैं वो जड़ें धीरे धीरे गलने लगेगी, जिससे कि भाई अगर जड़ें ही गल गई, आपकी मकान की नींव अगर कमजोर हो गई, तो फिर वो मकान कैसे टिक पाएगा। तो वो फिर पौधे के अंदर भी वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के डिसीज सिम्टोम देखने को मिलेंगे। यानी शुरुआत से ही पोषण प्रबंधन, बार बार यही कहा जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है और सही और सटीक जानकारी लेना, वो भी किसी एक्सपर्ट के माध्यम से, और तभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, ऐसे में हमारे किसान भाइयों को धान की फसल में चैलेंजेस भी बहुत, चुनौतियाँ बहुत सामना करना पड़ता होगा उनका। क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो अमूमन आपने देखी हैं किसान भाइयों को धान की फसल करते हुए, और कैसे आपने उनको सोल्यूशन दिया? देखिए, धान की फसल के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि भाई चलो हम नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी के अंदर भी क्या होता है कि भाई एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस आते रहता है। बायोटिक मतलब जो जीवित मतलब प्रकार के कीटाणु हो गए, रोग हो गए,
तो इसको हम बायोटिक स्ट्रेस के अंदर गिन लेंगे। और एबायोटिक स्ट्रेस की बात करें तो एबायोटिक के अंदर जो निर्जीव वस्तुएं है, जैसे कि हमारा क्लाइमेट हो गया, या फिर टेम्परेचर हो गया, ज्यादा मॉइस्चर हो गया या कम मॉइस्चर हो गया, तो इसकी वजह से आने वाली जो तनाव युक्त स्थिति है, तो उसको हम एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर गिनेंगे। तो अभी की जो मौसम है, इसको ही हम ध्यान में रखें। तो अभी क्या होगा, 15 तारीख के बाद, मतलब मई महीने में 15 तारीख के बाद किसान अपनी नर्सरी प्रिपरेशन शुरू कर देता है। तो इसके अंदर क्या है कि भाई हीट, गर्मी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस पड़ता है। जब भी वो किसान बीज बोएगा, तो इसके अंदर क्या चाहिए कि टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहना चाहिए, कि भाई जिससे अपना जो बीज है, बीज का जर्मिनेशन अच्छे से हो पाए। इसके अंदर क्या है कि भाई मेन चैलेंजेस हमने देख लिया कि भाई जो वातावरण के अंदर जो टेम्परेचर का एक चैलेंज आता है, फिर ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, तो ये जी। सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। फिर अगर चलो हमारा क्लाइमेट अच्छा रहा, नर्सरी हमारी जर्मिनेट हो गई, जर्मिनेट होने के बाद भी अगर इसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो भी डिसीज आने की संभावना रहती है। अगर कम मॉइस्चर रहा तो उसके अंदर फिर वो पौधा एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर की, यानी कि वो पानी कम मिलने की वजह से तनाव के अंदर चला जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस नर्सरी के अंदर आते हैं। फिर मेन फील्ड में भी जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी पौध गाड़ते हैं, तो उसके अंदर भी जैसे जड़ हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि पौधे की जड़ें डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होने के कारण उसको अच्छी तरीके से पोषण चाहिए और वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए, जिसकी वजह से वो फिर से अपनी ग्रोथ को रिस्टार्ट कर पाए। काफी बार क्या होता है कि भाई ज्यादा बारिश होने की वजह से, या फिर बारिश के मौसम में, मतलब जो जून जुलाई के अंदर पौध मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग होती है, तो वहाँ पे उमस इतनी ज्यादा होती है या फिर बारिश इतनी ज्यादा होती है कि पौधा वो फील्ड में टिक ही नहीं पाता। क्योंकि अगर पौधा आज हमने ट्रांसप्लांटिंग किया और ज्यादा बारिश हो गई, तो वहाँ पे भी पौधों की जड़ों को चिपकने के अंदर, मिट्टी में चिपकने के अंदर चैलेंज आएगा, और वहाँ पे हमारा जो पौधे का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, स्थापन होना चाहिए मिट्टी के अंदर, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये ट्रांसप्लांटिंग के चैलेंजेस है। इसके बाद भी चलो ट्रांसप्लांटिंग भी सही तरीके से हम कर देते हैं, उसके बाद भी फसल की अलग अलग स्टेज के अंदर जैसे रोग जीवाणु आ गए, तो उसके भी चैलेंजेस रहते हैं। तो ये काफी सारे चैलेंजेस है जो आज हमारे किसान भाई फेस करते हैं फील्ड के अंदर, और इसका हमें अलग अलग टेक्निक से निवारण लाना पड़ता है। जी जी, यानी मुझे लगता है एक तो ट्रांसप्लांटिंग और मौसम, ये दो बड़े चैलेंज हमारे किसान भाइयों के लिए धान की फसल में रहते होंगे। राइट। जी जी, क्योंकि मौसम का भी बदलाव बहुत ज़्यादा है, समय से बारिश नहीं होती, और होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये सारी बेहतरीन जानकारियाँ आज आप तक पहुँचा रहे हैं नीरव पटेल जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम है, ये आप तक पहुँचा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें हम लगातार आगरा की आवाज़ से ये कोशिश करते हैं कि आप तक विशेषज्ञों की राय पहुंचाएं और अलग अलग कृषि संबंधी विषय पर आपको जानकारियां दिलवाएं। अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूं वो ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस की बात हमने कर ली, बीमारियों की बात कर ली, कैसे उनसे निपटा जाए, उनका सोल्यूशन वो भी आपने हमें बताया, लेकिन यारा के भी कुछ बेहतरीन उत्पाद होंगे जो धान की फसल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और किस किस समय पर कितनी कितनी मात्रा में ज़रूरी हैं, ये सब डिटेल में हमारे किसान भाइयों को कृपया बताइए। जी जरूर। देखिए, हम जैसे कि नर्सरी की बात कर रहे हैं, तो नर्सरी के अंदर मेनली हम क्या है कि वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर हमारी स्टेज होती है, नर्सरी वाली स्टेज, जो हम 30 डेज के अंदर नर्सरी को मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अलग अलग फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो मेनली तो हमें नर्सरी के अंदर फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर और पोटास युक्त फर्टिलाइजर, ये दोनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी नर्सरी का ग्रोथ अच्छे से हो और उसके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति भी अच्छे से बनी रहे। तो इसके लिए हम जैसे कि बात करें तो नॉर्मली जो सब मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, तो यहाँ पे डीएपी है जिसका हमें 40 kg का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो दूसरी फर्टिलाइजर है उसका भी उपयुक्त मात्रा के अंदर उपयोग करना चाहिए। और यारा फर्टिलाइजर की ओर से रिकमेंडेशन की बात करूँ तो हम जैसे नर्सरी के अंदर स्प्रे करना चाहे तो स्प्रे के अंदर हमारे पास स्प्रे ग्रेड के अंदर यारा विटा
जिंट्रेक्स 700 है, जो 350 ml का उपयोग हमें 1 एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। तो आप ये फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हो जिंक का, जिससे कि क्या है कि भाई आपका जो नर्सरी के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति और पौधे की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है तो वो फ्लोलेसली बनी रहे और आपका पौधा अच्छे से ग्रो कर पाए। और अगर आपको कहीं ऐसी चैलेंजेस आ रहे हैं कि भाई नर्सरी अच्छे से ग्रोथ नहीं ले रही है, तो आप उस स्टेज के अंदर यारा फर्टिलाइजर की ओर से यारा बीटा सैनिफॉस जो है, सैनिफॉस फॉस्फोरस युक्त एक फर्टिलाइजर है जिसका आप स्प्रे के अंदर उपयोग कर सकते हो। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे में हम दोबारा चाहेंगे कि डिटेल में एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को आप दोहरा कर बता दें कि अगर वो धान की नर्सरी डालने में इंटरेस्टेड हैं, ऐसा चाहते हैं, तो किन किन सावधानियों का मुख्य रूप से उन्हें ध्यान कब से और कितना रखना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पे शुरुआती अवस्था से ही पॉइंट्स लेंगे जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप धान की बेड तैयार कर रहे हो, बेड मीन्स नर्सरी बेड, ठीक है। तो जैसे ही आप बेड प्रिपेयर कर रहे हो तो मेन बात तो यही ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी जो मिट्टी है वो मिट्टी एकदम भुरभुरी रहनी चाहिए, जिससे कि पौधे की जो जड़ें हैं जड़ों का विकास अच्छे से हो पाए। और 1-2 बार हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर प्लाविंग करके रोटावेटर से मिट्टी को एकदम महीन कर देना है, जिससे कि वहाँ पे जर्मिनेशन इजीली हो पाए, ठीक है। जितनी स्मूथ हमारी मिट्टी रहेगी उतना अच्छे से पौधा मतलब बीज का जर्मिनेशन हो पाएगा और पौधा वहाँ पे ग्रोथ कर पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 हेक्टर ट्रांसप्लांटिंग की बात करें, 1 हेक्टर मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करना हो तो यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर की नर्सरी आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें से आप 1 हेक्टर का मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांटिंग कर पाओगे। और अगर हम बेड की बात करें तो बेड कितने हमें तैयार करने चाहिए, तो बेड की लंबाई हमें 8 से 10 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर तक की रखनी चाहिए, क्योंकि आप जब इसके अंदर इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन भी कर रहे हो, निराई गुड़ाई कर रहे हो, तो वो भी आप इजीली कर पाओ। और इसके बाद हमें मेन ध्यान ये रखना है कि हमारी नर्सरी ऐसी जगह पे हो कि जहाँ से हमें पानी का स्रोत इजीली मिल पाए। पानी के स्रोत के नजदीक ही हमें नर्सरी लगानी चाहिए, जिससे कि क्या है, जब भी हमें इरिगेशन नर्सरी के अंदर करना हो तो हम अच्छी तरीके से उसका मैनेजमेंट कर पाए। तो इसके लिए हमें 2 बेड के बीच में, नर्सरी के 2 बेड के बीच में 30 से 50 सेंटीमीटर की एक चैनल रखनी चाहिए, जिसके द्वारा हम नर्सरी के बेड के अंदर पानी पहुंचा पाए। ये तो हमारे नर्सरी के बेड प्रिपरेशन की ध्यान रखने वाली बातें हो गई। एकदम शुरुआत में जो बेड प्रिपरेशन होगी इसकी बात हमने कर ली, ठीक है। फिर जो कुछ भी हम सीड रेट लेते हैं, ठीक है, तो सीड रेट का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम बेड के अंदर कितना सीड डालें। कई बार क्या होता है ना कि भाई हम सीड का ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, ज्यादा मात्रा में बीज किसान नर्सरी में डाल देता है, जिससे भी क्या है कि जर्मिनेशन के अंदर भी इश्यू आ सकते हैं। और अगर जर्मिनेशन भी आ गया तो प्लांट का जो विगर है वो विगर इतना अच्छा नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक उदाहरण लेना चाहे तो मुंबई की लोकल ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज, एक लेमैन लैंग्वेज में, कि यहाँ पे जितनी ज्यादा भीड़ होगी तो वहाँ पे आपको कंफर्ट इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो पौधों के अंदर भी यही है कि जितनी ज्यादा मात्रा में आप बीज डालोगे तो आपका जो प्लांट का ग्रोथ है उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कितने मिनिमम एवरेज हमें कितना बीज लेना चाहिए। तो अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए हमें यहाँ पे जो हम नर्सरी की बेड लेते हैं तो इसके अंदर हमें 60 kg का सीड रेट लेना चाहिए। अगर हम मीडियम ड्यूरेशन की बात करें तो 40 kg का सीड रेट लेना चाहिए। अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो 30 kg सीड हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमारी नर्सरी का जर्मिनेशन अच्छे से आए और प्लांट की क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी रहे। चलिए, ये तो हो गई हमारी सीड रेट की बात। अब जब हम नर्सरी की बेड प्रिपेयर करके इसके अंदर बीज बोने जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई नर्सरी के बेड में भी डिसीज नहीं लगेंगे। यहाँ पे भी फफूंद जन्य रोग जो है वो लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब हम बीज बोने वाले हैं उससे 1 दिन पहले यानी 24 घंटे पहले हमारे बीज को अच्छी मार्केट में जो अच्छी फंजीसाइड अवेलेबल है सीड ट्रीटमेंट के लिए, तो इससे सीड ट्रीटमेंट यानी सीड को फंजीसाइड से
कोट करना चाहिए। ठीक है, बीज शोधन, हम अगर हिंदी में बात करें तो बीज का बीज शोधन करना चाहिए। तो इसके लिए मार्केट के अंदर अलग अलग फंजीसाइड अवेलेबल है, जैसे थायराम कप्तान हो गया, थायराम कप्तान से भी आप कर सकते हो, या फिर कार्बेंडाजिम अकेला है तो कार्बेंडाजिम से भी कर सकते हो, या फिर आजकल मार्केट के अंदर 3 कॉम्बिनेशन वाली फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन है, जिससे आप थायोमिथोक्साम है, थायोमिथोक्साम, थायोपिनेट मिथाइल और एजोक्सिस्ट्रोबिन, ठीक है, तो ये तीनों का मिक्सचर आता है जिससे आप अपने सीड को ट्रीटमेंट कर पाते हो। तो ये सीड ट्रीटमेंट 24 घंटे पहले करके फिर उसको ड्राई करके फिर हमें नर्सरी के बेड के अंदर सीड सोइंग करना चाहिए, जिससे कि आपको जो फफूंदजन्य और कीटक जन्य जो परेशानी है वो ना आ पाए। तो ये हो गया हमारा सीड ट्रीटमेंट की बात। सीड ट्रीटमेंट के बाद हम जो बीज लगा के वाटर मैनेजमेंट करेंगे, तो वाटर मैनेजमेंट के अंदर भी काफी सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अच्छी तरीके से नर्सरी में पानी बह जाना चाहिए, पानी रुका नहीं रहना चाहिए, जिससे कि पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से विकास कर पाए और उसको पर्याप्त मात्रा में हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर हमारी नर्सरी के बेड के अंदर पानी रुका रहा तो वहाँ पे भी फिर हमें जड़ों के गलने की प्रॉब्लम मेनली वहाँ पे आ सकती है। तो हमें हमारी नर्सरी के बेड को अच्छे से ड्रेनेज करना चाहिए और उसी तरीके से इंटरवल के ऊपर पानी देते रहना चाहिए। तो ये हो गया नर्सरी के अंदर मैनेजमेंट ध्यान रखने वाली बाबतें, जिससे कि आप अच्छी तरीके से नर्सरी प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि ये हुई धान की नर्सरी डालने हेतु सावधानियां। विषय भी आज का हमारा यही था। हम चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल सही जानकारी मिले और ये सही जानकारी पहुंचाई आप तक नीरव पटेल जी ने। सुरक्षा कवच किस तरह से हमारी धान की फसल को हम शुरुआत में ही, जब वो छोटा सा बच्चा है तभी हमने उसे पहना दिया और उसके बाद लहराती हुई फसल हमें मिलेगी, अच्छा पौष्टिक भोजन मिलेगा और साथ ही साथ हमारे किसान भाई को उसका मुनाफा भी मिलेगा। सही कहा नीरव जी? एकदम सही कहा आपने। नीरव जी, चलते चलते अपने किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी जरूर। यहाँ पे हम किसान भाइयों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे हम खेती करते हैं, ठीक है, तो खेती हमारा यहाँ पे एक बिजनेस के तौर पे हमें करनी चाहिए। आजकल क्या है, काफी सारी कन्वेंशनल यानी जो पहले से चली आती मेथड है उसके द्वारा हम खेती तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर आज के समय के अनुसार आज क्या है, हमें डिमांड ज्यादा है और उसके सामने हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, कि हम सबकी डिमांड पूरी कर पाए। तो हमें आज ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है, वो भी कम एरिया के अंदर लेना है। तो मेरी आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि आप जितनी ज्यादा हो सके इतनी ज्यादा टेक्निकल खेती करें, अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जिससे कि आपका समय और पैसे दोनों की बचत हो पाए और आपकी फसल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए। तो इस नोट के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का जो युग है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है। तो इसको हम अगर अपनी खेती के अंदर भी जितना एडॉप्ट करेंगे, जितना टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, उतनी अच्छी तरीके से हम अपनी खेती को कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएंगे। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। और हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे नीरव पटेल जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जानकारी आज एक बार फिर हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की हमारे रेडियो आगरा की आवाज के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद नीरव जी, नमस्कार। जी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, होगी आपसे फिर से मुलाकात एक और विशेषज्ञ के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक दीजिए पूजा को इजाजत। नमस्कार।